नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। देशभक्त डायलॉग के आज इस खास पेशकश में हम बातचीत करेंगे विश्व हिंदू परिषद के बारे में, बजरंग दल, उस संगठन और जो उनके जो अन्य संगठन चल रहे हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ आज इस खास पेशकश में जुड़े हुए हैं श्री पूरन जोशी जी जुड़े हुए हैं, जो प्रांत सह संयोजक बजरंग दल उत्तराखंड है। तो उनसे आज खास पेशकश में बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ देशभक्त डायलॉग हीरा परियार के साथ। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो विश्व हिंदू परिषद है ये किस प्रकार से काम करती है और जो इनके संगठन फैले हुए हैं अलग अलग जगहों से पूरे भारतवर्ष में या विश्व की हम बात करते हैं, तो वो किस प्रकार से अपने कार्यों को करती है। सर प्लीज सबसे पहले अपने संक्षिप्त में एक अपना परिचय दीजिए सर प्लीज। जी धन्यवाद। मेरा नाम पूरन जोशी है। मैं प्रांत सह संयोजक की जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूं और मैं कुमाऊं का क्षेत्र विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का देखता हूं। जो आपका प्रश्न है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किस तरीके से काम करता है, पूरे देश के अंदर पिछले 61 वर्ष से संघ के आरएसएस के जो 100 वर्ष अभी पूर्ण हुए हैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के 61 वर्ष पूर्ण हुए हैं। संघ के ही आयाम में विश्व हिंदू परिषद का आयाम, विश्व हिंदू परिषद का संगठन निकला है और वो एक बड़े उद्देश्य के काम करने के लिए देश के अंदर उतरा है, जिसमें राम जन्मभूमि का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले लंबे समय से 500 वर्ष से जो विवादित था, उसको पूर्ण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कमान उठाई थी, जिसमें कई प्रकार के आंदोलन किए गए थे। बाबरी मस्जिद जैसे ढांचा गिराना से लेके राम मंदिर जानकी यात्रा से लेके कई प्रकार का आंदोलित हुए। उसमें कई स्वयंसेवक खड़े हुए और कई स्वयंसेवकों ने उसमें उस आंदोलन में भाग लिया था। और उस टाइम पे विपरीत सरकारें थी, मुलायम सिंह की सरकारें थी, तो हमारे इस आंदोलन को करने के लिए बहुत समस्याएं और बहुत सामना करना पड़ा। जब राम जानकी रथ यात्रा निकलनी थी तो उस वक्त सरकार ने एकदम मना कर दिया था विश्व हिंदू परिषद को कि आप इस यात्रा में, हम सरकार आपका कोई सहयोग नहीं करेगी। तो उसी बीच विश्व हिंदू परिषद से निकला हुआ बजरंग दल, हमारा युवाओं की टोली तैयार करी गई और 2 लाख युवाओं को बजरंग दल से जोड़कर उस राम जानकी यात्रा की सुरक्षा के लिए बजरंग दल की टीम तैयार की गई। तो वहीं से बजरंग दल भी चालू हो गया। तो विश्व हिंदू परिषद देश के अंदर हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा, हमारी संस्कृति की रक्षा, हमारे देश के मूल धरोहर, प्राचीन ग्रंथ, हमारे जो सामाजिक मूल बिंदु हैं, उनकी रक्षा को लेकर विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। और वह सिर्फ इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में 40 देशों में विश्व हिंदू परिषद का काम अभी चल रहा है। जो हमारे हिंदू देश से बाहर हैं उन लोगों को भी संगठित करने का कार्य हमारा विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और सभी बाहर रह रहे हिंदुओं को भावना भारत से जुड़े रहे वो इस निमित्त कार्य कर रहा है। सर जो आपने बताया कि 61 वर्ष विश्व हिंदू परिषद को आज हो चुके हैं, लेकिन हिंदू समाज की जो हमारे समाज में संगठन की जो भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं? नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा, आपने मुलायम सिंह यादव जी को बात उनको लेकर करी थी या विपरीत जो हमारी उस समय विपक्ष की सरकार हुई थी, आपने श्री राम जन्मभूमि को लेकर बात, ऐसा क्यों हो गया सर जो कार सेवकों के साथ जो है अत्याचार उस समय हुआ सर? देखिए भाई साहब, ये विषय तो इस तरीके से कि हमारा देश जो है जम्बू दीपे भरत खंडे, अगर आप किसी पूजा में अगर ब्राह्मण से अगर पूजा कराते हैं तो उनके वक्तव्य में होता है कि जम्बू दीपे भरत खंडे, यानी कि ये देश पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला देश होता था। ये पूरा एशियाई भाग हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ करता था। प्राचीन सभ्यता, सबसे पुराना धर्म हमारा देश का धर्म है। अब आप ये मानिए कि जिसका 1600 साल पहले कोई इतिहास नहीं था मुस्लिम समाज, उसकी आज 57 कंट्रियां हैं। जिसका 2100 वर्ष पहले कोई इतिहास नहीं था ईसाई धर्म, आज उसकी 135 कंट्रियां हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मानव का स्वभाव अपने क्षेत्र को बढ़ाना, अपनी कंट्रियां बढ़ाने में लगा रहा। लेकिन जो प्राचीन काल से हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, उसके पास आज सिर्फ एक ही भाग है, एक ही भूभाग है, वो है भारत।
और भारत के हिंदुओं के ऊपर यदि कोई किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो हमारा भारत का देश का नागरिक कौन, उसके पास और कोई अन्य देश नहीं है जहां पे वो शरणार्थी बन सके। तो हमारे देश का जो ये इतना बड़ा भाग आज टुकड़े में समाहित हो गया है, एक भाग में समाहित हो गया है। बिल्कुल। इस भूभाग, ये छोटा सा भूखंड भारत जो बचा हुआ है हिंदुओं का, इसको भी खंडित करने की बहुत बड़ी योजना, षड्यंत्र विदेशों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है, जिसको अगर आप देखेंगे तो उसको धर्मांतरण के माध्यम से, जिहाद के माध्यम से हमारे इस देश में बचा हुआ भूखंड और इस देश के हिंदुओं को भ्रमित कर कर, उसको जातिवाद में खंडित कर कर, अलग अलग भाग में बांटकर, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाकर हमारी शिक्षा व्यवस्था को, मैकाले ने कहा था उस वक्त अपनी संसद में कि हिंदुस्तान पे अगर राज करना है तो इसकी शिक्षा पद्धति को पंगु बना दो, इसको लूला लंगड़ा बना दो। यानी कि साहसी चीजें जो हमारे पूर्वजों के साहस था, जो हमारे महाराणा प्रताप का साहस था, जो सांगा का साहस था, वो साहस हमारे बच्चों को नहीं दिखाया गया। दे दी हमें आजाद बिना खटकी बिना डाढ़, साबरमती ने संत तूने कर दिया कमाल। इस स्लोगन से हमें यह समझाया गया कि हमें आजादी लड़ाई से, प्रभाव से, शक्तिशाली से नहीं हुई, कुर्बानी से नहीं हुई। वो हमारी लड़ाई बस गांधी जी ने जो 2 शब्द बोल दिए उनसे हमारी लड़ाई हो गई, मतलब हमारा आजाद हुआ देश। इस तरीके से समाज में युवाओं के बीच में ये बीज बोया गया, जिससे कि हमारा जो आपका प्रश्न है, हमारा जो ये जो समाज में विकृतियां चल रही हैं, समाज को खंडित करने के लिए चल रहा है, समाज को कमजोर करने के लिए, कैसे हम देश प्रेमी ना बन सकें। हिंदुस्तान का व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों तक ही उसका दिमाग चलता है, उसको राष्ट्र प्रेम से, देश प्रेम से वो भाव नहीं बन पा रहा है। तो उसी भाव को जगाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। उसी भाव पे व्यक्ति खड़ा रहे, व्यक्ति अपने देश से प्रेम करे, अपने राष्ट्र से प्रेम करे, अपनी राष्ट्र की जिम्मेदारी जो एक गिलहरी के समान, एक व्यक्ति अपने देश से जब प्रेम करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूं जिससे हमारा देश और विकसित हो और उसको विकसित होने में आसानी हो। तो हमारा जो संगठन है वो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है कि समाज को संगठित करना, समाज को देश प्रेमी बनाना और समाज को इन कुरीतियों से अवगत कराना। ये धर्मांतरण जैसी घटनाएं जो समाज में हो रही हैं, प्रलोभन देकर, मैं ज्यादा तो नहीं, प्रलोभन देकर हो रही हैं और कमजोर तबके के व्यक्तियों को चिन्हित कर कर उनको उनके जरूरतमंदों को जो है उसको प्रलोभन देकर, उसको लाभ देकर, उसका नाम परिवर्तन कर कर, उसकी पूजा पद्धति परिवर्तन कर कर उसको जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत, ये देश की सरकारों ने बिल्कुल इस पे सख्ती से कदम उठाना चाहिए और सख्ती से इस पे प्रभावी कानून, आजीवन कारावास जैसी धाराएं इस पे बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो इतने लंबे समय से खंडित हो होकर इतना बड़ा विश्व का भूभाग, आज छोटा सा भूभाग बचा है और उस भूभाग को भी खंडित करने की जो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इस साजिश से आम जनमानस को जन जागरण का काम करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है। सर, आपने जो है इतिहास को लेकर बातचीत करी, मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा, इतिहास की ओर मुड़ना। आपको नहीं लगता सर, क्या हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश करी, हमारे इतिहास पर कब्जा करने की कोशिश करी, और क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों में, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनमें देश प्रेम के लिए ऐसे कोई सिलेबस में जो है जोड़ा जाए जिससे जो है बच्चों में देश प्रेम की भावना आए? बस यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे छोटे से बच्चों के अंदर जो हमारी जो शिक्षा पद्धति चल रही है, उस शिक्षा पद्धति में हमारे बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगे। लेकिन हमारे इतिहासों में आपने देखा होगा, कई मीडिया के कई बड़े बड़े वक्ताओं ने इस बात को बोला है कि हमारे बाबर, औरंगजेब, मतलब हमारे देश के व्यक्ति को यह समझाया जाता है कि देश में अतिक्रमणकारी देश में आते रहे और हिंदू उनसे बचकर भागते रहे। यानी कि एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि हमारे देश में आक्रामकता, जो आक्रांता लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे देश को कब्जा करने के लिए उस टाइम पे सोचा, तो वो लोग
आते रहे और हम लोग पीछे भागते रहे, ऐसी शिक्षा प्रदर्शित करी गई। लेकिन उनको रोकने के लिए जो हमारे योद्धाओं ने काम किया, जो हमारी सेनाओं ने, बड़े बड़े जो लोगों ने काम किया, इसमें बहुत बड़े बड़े राजा भी थे, जो है महाराणा प्रताप जैसे, गुरु गोविंद जी जैसे, ये बड़े बड़े जो नाम हैं, इन नामों ने बहुत संघर्ष किया, इनको रोका। उस पद्धति को नहीं बताया गया कि किस साहस से इन आक्रांताओं को रोका गया। हमें यह समझाया गया कि आक्रांता आए और हम लोगों ने छोड़ के बच के भागे और आगे भागते चले गए और वो जगह घेरते चले गए। इस परंपरा, इस परिवेश से राष्ट्र प्रेम की भाव जगे ही ना, एक छोटे से बच्चे के अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत ही ना हो, ऐसा पाठ्यक्रम हम सबको पढ़ाया गया। सर आजकल मैं देखता हूं ना, मैं सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने आप को इतिहासकार कहते हैं, अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, वो कभी मानते हैं कि जो इतिहास में लिखा गया है वो उसको माना करते हैं। लेकिन सर हमारा इतिहास जो है कई वर्षों से चला आ रहा है, हमारे इतिहास को खंडित करने की कोशिश करें, लेकिन आज भी कुछ सोशल मीडिया यहाँ पर जो अपने आप को इतिहासकार प्रोफेसर मानते हैं, वो बार बार जो है वही चीज बाबर और ये इन सभी चीजों को लेकर आते हैं। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, पहले तो यह है कि हमारे देश में हमारा जो नागरिक है ये विचलित ना हो, भ्रमित ना हो, ऐसी मजबूत आधारशिला हमने रखनी पड़ेगी। हमने दिशाओं को स्पष्ट रखना पड़ेगा। इतिहास को भी गोलमोल किया गया है। आजकल आपने देखा होगा हमारे त्योहारों में भी खंडित हो गया है। 2 त्योहार होते हैं, एक छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, हर त्योहारों को बांट दिया गया है। बिल्कुल। यानी कि ये बहुत बड़ी इंटरनल साजिश है। हमारे ग्रंथों को भी, जो हमारे वेद पुराण हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ प्रकार, उसमें भी अलग अलग प्रकार है। अगर आप ज्योतिषों से अलग अलग बात करते हैं तो उनके भी जो बातें होती है, वक्तव्य होते हैं, उसमें अलग अलग भ्रांतियां देखी गई हैं। तो मैं ये स्पष्ट एक सेंट्रलाइज करके, एक जो हमारी धार्मिकता है, जो हमारी भारतीय ग्रंथ शैली है, उसको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उसको एक सेंट्रलाइज किया जाए, उसको एक दिशा बनाई जाए, उसी दिशा के हिसाब से उसका मानक माना जाए। क्योंकि अलग अलग बात, अलग अलग मुंह, अलग अलग विचारधारा, तो इससे समाज जो है भ्रमित हो जाता है। यदि किसी आम आदमी से हम बोलते हैं जी ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो वो व्यक्ति, आम आदमी, उस चीज को मान लेता है कि यार नहीं, ये जो है ना ऐसे नहीं ऐसे होता होगा, वो ऐसे नहीं ऐसे होता होगा। इसका जो कारण है वो हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति, जो हमारे जो परिवेश हमारे आसपास रखा जा रहा है, विघटन, अलग तरीके का जो अलग अलग भ्रांतियां जो रखी जाती हैं, उससे हमारा समाज भी कंफ्यूज है। इसलिए ये पहले कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, हमारी स्पष्टता क्लियर होनी चाहिए हमारी, कि हमने हमारा जो, अगर दीपावली इस दिन है तो वो स्पष्ट होना चाहिए कि वो दीपावली उस दिन है। ये नहीं कि कंफ्यूज कि इस क्षेत्र के लोग एक दिन पहले बना रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग एक दिन बाद बना रहे हैं। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख को है, कोई बोला हम 21 तारीख को बनाएंगे। तो ये एक षड्यंत्र है, इसी षड्यंत्र को समझना है। इसमें हमारे देश के जो ऋषि गुरु हैं, जो धर्म के, जो धार्मिकता के जो बड़े बड़े महंत हैं, उन सभी मंडलेश्वरों ने एक स्वरूप में आना होगा, एक विचारधारा में आना होगा, और उसको सरकार ने सेंट्रलाइज करना होगा कि भाई ये धर्म का जो भी कार्य है, जो भी दिशा निर्देश है, वो सेंट्रलाइज यहीं से निकलेगा, उसी को पूरा देश मानेगा। पूरे भारत में वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो इसलिए इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए। बिल्कुल सर, वापस टॉपिक में आते हैं जी। सर, विश्व हिंदू परिषद के कार्यों के बारे में बात करते हुए आप इसमें सबसे बड़ी सफलता किसको मानते हैं? विश्व हिंदू परिषद भाई साहब जी जो है, एक तो राम जन्मभूमि हमारा एक बहुत बड़ा सफलता है, जिसमें लंबे समय तक संघर्ष हुआ, और परिणाम स्वरूप जो है उसकी पैरवी ठीक से कर कुछ सरकारों का सहयोग होकर, कुछ संतों का सहयोग होकर, ये सभी संत समाज से ही हमारा विश्व हिंदू परिषद बना हुआ है। हमारे विश्व हिंदू परिषद में देश के अलग अलग प्रकार के महंत संत हमारे इस संगठन में जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों के वजह से जो राम जन्मभूमि का जो कार्य है वो संपन्न हुआ है, और कहीं ना कहीं हिंदुओं की जिस प्रकार से कर्ण जो महाभारत में था, उस कर्ण की सुरक्षा कवच कुंडल करता था। उस कवच कुंडल से कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, ऐसी उसको एक शक्ति विद्यमान थी। तो वही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज का पूरे देश के अंदर वही सुरक्षा कवच बनकर कार्य करना चाहता है। बिल्कुल। और हमारी जो योजना है कार्य की, वो इसी प्रकार से बनाई गई है, जैसे हमारी केंद्रीय टोली होती है, जो पूरे भारत, जो विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टोली होती है। बिल्कुल बरोबर। फिर उसके नीचे हमारा पैनल बना है क्षेत्रीय टोली। क्षेत्र में
3-4 राज्य का एक क्षेत्र होता है। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे 12-13 क्षेत्रों में इस पूरे देश को बांटा गया है। जी। क्षेत्र टोली के बाद हमारी आती है प्रांत टोली, जी। जो प्रत्येक राज्य को प्रांत का नाम दिया गया है। जी। जैसे उत्तराखंड प्रदेश को उत्तराखंड प्रांत संघ की दृष्टि से कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके नीचे प्रांत काम करता है अपने राज्यों में, प्रांत की टोली होती है। प्रांत के नीचे विभाग टोली बनाई जाती है, जो 3 जिलों की, जैसे ये नैनीताल विभाग में 4 जिले हैं संघ की दृष्टि से। शासन की दृष्टि से सिर्फ 2 जिले हैं, लेकिन संघ की दृष्टि से 4 जिले हैं। हाँ। तो 4 जिलों का एक विभाग। हाँ। मतलब प्रांत टोली के नीचे विभाग टोली, विभाग के नीचे जिला टोली, जिला टोली के नीचे प्रखंड टोली यानी कि विधानसभा, और प्रखंड के नीचे उपखंड टोली, उपखंड के नीचे जो है खंड समिति, और खंड समिति के नीचे समिति। बिल्कुल। अंतिम छोर तक भारत के हमारा संगठन का व्यक्ति हो, ऐसी रचना विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बनाई गई है। बिल्कुल सर। सर, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, जैसे कि मैंने काफी इसके बारे में पढ़ा है, और उनके द्वारा जो है कई समाज सेवाएं अभियान जैसे चलाए जाए, एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में चलाई जा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। आपकी क्या राय है और इनका हिंदू समाज पर आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है? लेकिन सर, जो आप काम करते हैं वो हमें नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाई देता है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बात करें, प्रिंट मीडिया बात करें, हम इवन डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, वो भी हमें नहीं दिखाई देता है। और सर, उन सब में हमें नहीं दिखाई देता है। फिर ग्राउंड लेवल पर जो काम होता है उस पर फोकस कैसे आएगा, लोगों को कैसे पता लगेगा, इस पर आखिर काम क्यों नहीं किया जा रहा? मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि इस देश, इस पूरी दुनिया के अंदर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बिल्कुल। हमारे जो संघ की पद्धति है, सेवा, समर्पण भाव, राष्ट्र के लिए मेरी क्या भूमिका हो सकती है, ये प्रत्येक स्वयंसेवक के अंदर हमारे संगठन के द्वारा विचार डाला जाता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रदर्शित होकर कार्य करने के लिए कम होते हैं। पर्दे के पीछे, अपने नाम के पीछे हम लोग काम करने में हमारा ज्यादा वो रहता है। और इसमें काम की दृष्टि से जो हमारा संगठन, अलग अलग प्रकार से हमारे संगठन के द्वारा विभाग बनाए गए हैं समाज में काम करने के लिए। जैसे हमारे विभागों में जो आपने बोला शिक्षा पद्धति को लेकर, तो सेवा प्रकल्प एक विभाग है जो हमारे विश्व हिंदू परिषद का है। वो सेवा प्रकल्प का कार्य है कि शिक्षा पद्धति में अपने छोटे छोटे केंद्रों को मलिन बस्तियों में, हाँ, बिल्कुल, जो है वहां पे जहां पे शिक्षा नहीं हो सकती है, वहां पर वो सेवा केंद्र के व्यक्ति, हमारी एकल की बहनें, एकल विद्यालय जैसे आपने नाम सुना होगा, हाँ, तो ये भी हमारे संगठन का पार्ट है। तो ये सारी संस्थाएं, एकल विद्यालय और सेवा भारती, शिक्षा के क्षेत्र में मलिन बस्तियों पे गरीब असहाय लोगों के बच्चों के पास जाकर वो जो है शिक्षा का काम कर रहे हैं। ये हमारी संगठन की विश्व हिंदू परिषद की एक बॉडी है, हाँ, सेवा प्रकल्प और एकल विद्यालय। उसी के नीचे निमित्त हमारा जो दूसरा विभाग काम करता है वो गौ रक्षा का विभाग काम करता है। पूरे प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर गौ रक्षा की हमारी अलग टीमें बनी रहती हैं। उस गौ रक्षा में हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। गौ रक्षा के कार्य किस प्रकार से हों, ऐसा प्रदेश भर में, प्रांत में जो है वर्कशॉप चलाई जाती है, जिसमें कार्यकर्ताओं को गौरक्षा, कैसे हम गौरक्षा पे कार्य कर सकते हैं, कैसे हमें सूचनाएं मिल सकती हैं, कैसे हम स्लेटर हाउस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे हम कार्यकर्ता हमारा जो है किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर कानून का पालन करते हुए, कानून की मर्यादा में रहते हुए, कैसे हम अपराधी को, जो गौ कसी का काम करते हैं, जो गौ सप्लाई का काम करते हैं, हम कैसे प्रभावी कानून, जैसे अभी उत्तराखंड के अंदर प्रभावी कानून बने हैं, तो जो जैसे गाय को कोई ले जा रहा है तो पशु क्रूरता एक्ट के तहत, हाँ, भी हम कार्रवाई कराने का प्रशिक्षण देते हैं। क्योंकि गाय जब कोई ले जाता है तो उसके अंदर अगर आगे उसने पानी नहीं रखा है, उसने घास नहीं रखा है, तो वो पशु क्रूरता के अंदर एक्ट आता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि रात्रि में आप, क्योंकि अधिकांश क्या होता है कि जहाँ पे मुस्लिम एरिया होता है, जहाँ पे गौमांस का कटिंग होती है, तो स्लेटर हाउस में तो इनका नाम नहीं होता है, हाँ, और ये स्लेटर हाउस का पैसा बचाने के लिए ये स्वयं मीट को काटते हैं। बिल्कुल बरोबर। और उसको, वो मीट सही है या नहीं है, उसमें डॉक्टर की मोहर नहीं होती है, उसमें स्लेटर हाउस जो ड्यूटी है वो बचाने के चक्कर में वो गलत मीट मांस भी लोगों को खिला रहे हैं। इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक ईओ को, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ईओ को हम लोग आईटीआई के माध्यम से हम पहले सारे स्लेटर हाउस की हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके बाद
हम प्रशासन से ये आवेदन करेंगे कि इस स्लेटर हाउस की देखरेख के लिए आपने कौन सी टीम नियुक्त की है। यानी कि नगर पालिका के पास अगर लाइसेंस उन्हें दिया है तो उस लाइसेंस का पालन कौन सा विभाग करेगा? आपका पुलिस विभाग करेगा, राजस्व विभाग करेगा? कौन सी टीम आपने गठित की है? क्योंकि उसमें टीमें गठित नहीं होती है, वो लाइसेंस मिल जाता है, वो क्या काट रहा है क्या नहीं काट रहा है उस पर प्रशासन का ध्यान हम आकर्षित करेंगे कि वो आप नियमावली के हिसाब से उन पे कार्रवाई करें। तो इस प्रकार से गौ रक्षा की टीम हमारी अलग अलग प्रकार से खंड वाइज, प्रखंड वाइज हमारी टीमें गठित होती हैं, जिनका काम सिर्फ गौ की रक्षा करना, गौ मांस कम से कम कटे, और कहीं पे कोई गाय चोटिल हो जाती है या कहीं पे, क्योंकि हमारे देश के अंदर हिंदू की आस्था है गौवंश से, क्योंकि गाय को हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं, तो उसके बावजूद भी कई लाख गाय अभी हमारे गौ रक्षक में, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर तो हर साल 40 से 50 लाख गाय हम लोग गौ रक्षा के माध्यम से बचाते हैं। और आज भी 1000 से ऊपर गौ रक्षक बजरंग दल के, उन पे मुकदमे दर्ज हैं, कुछ हमारे जेलों में हैं, बिल्कुल, जो गाय की रक्षा करते हुए जेल में गए हुए हैं, और कम से कम 100 से 150 लोगों ने गौ रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है, दुश्मनी के माध्यम से या जैसे भी करके। तो इसलिए गौ रक्षा की टीम हमारी जो है, हमारे विश्व हिंदू परिषद का एक पार्ट है, जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हिंदू समाज में हम लोग काम कर रहे हैं, उसका एक भाग गौ रक्षा का भाग है। तो इतने हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी तक जान भी दी है, 100 से ऊपर हमारे जो आकलन आया था पूरे देश के अंदर, तो 100 कार्यकर्ताओं ने जान दे दी है। 1000 कार्यकर्ता अभी भी हमारे जो है जेलों में बंद हैं, जो बेल में भी बाहर भी नहीं आए हैं। तो इस तरीके से गौ रक्षा की टीम हमारी काम करती है। सर, आपने बोला कि जो गौ रक्षा करते हुए जो स्वयं सेवक थे, जो जेलों में बंद है, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया है जो उनको जेल में अभी तक उनको बेल तक नहीं मिल पाई, ऐसे उनको धाराएं, ऐसे उनको कानून के शिकंजे में कसा गया है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई रणनीति और षड्यंत्र आपको लगता है इसके पीछे? जी, अब बिल्कुल षड्यंत्र है इस देश के अंदर भी। इस देश में राजनीतिक दलों में, राजनीतिक पदों में, बड़े बड़े शीर्ष पदों में लोग बैठे हैं जो आज भी ये चाहते हैं कि ये भारत एक दिशा में ना आए, ये भारत कभी भी जो है यहाँ का नागरिक शिक्षित ना हो, विकसित ना हो, राष्ट्र प्रेमी ना बने, और यहाँ का व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी बनने की हिमाकत ना करे, उसको रोकने के लिए इस प्रकार से जो ऐसे साहसी युवा होते हैं, उन साहसी युवाओं को इस प्रकार मुकदमा दर्ज कर क्योंकि आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 600 तहसीलें हमारे भारत के बॉर्डर एरिया से लगी हुई हैं, जिनमें आज 300 तहसीलों में हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो चुका है। बिल्कुल, आज देश के अंदर 6 राज्यों में हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये तो पता नहीं कहां से महामानव लोगों ने जन्म ले लिया, जो बाउंड्री वॉल से अभी लेके आए हैं वापिस। मतलब बॉल गई थी आउट होने के लिए, वो वहां से उनको वापस लेके आए हैं। तो अभी कुछ सुधार है, बहुत सुधार है, लेकिन पूर्व में इस प्रकार के जो जेल भेजकर हमारे मॉरल डाउन करने की नीति जो थी, कोई भी हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, देशवादी जन्म ना ले, और कोई जन्म ले तो उसको रोका जाए, तो इस प्रकार की कार्रवाई कर हमारे जेलों में हैं। लेकिन अभी हम सभी लोगों की पैरवी में लगे हैं, और अभी कुछ लोग बाहर आ गए हैं, कुछ लोग अभी अंदर हैं, जो झूठे केसों में, गलत तरीके से उनको 307 के केसों में, मारपिटाई के केसों में उनको अंदर डाला गया है। तो उसमें अभी सुधार है काफी, अभी धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। आपका संगठन उसके लिए विधिक टीम हमारी बनी हुई है, जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो इस प्रकार से फंसे हैं उनको बाहर निकालने की योजना में कार्य कर रही है। सर, हिंदू समाज के प्रति जो आजकल अत्याचार हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या आपको नहीं लगता है कि उसका कारण ही हिंदू समाज है? क्योंकि हिंदू धर्म जातिवाद के आधार पर बटा हुआ है, और ऐसे में हिंदू, हम जितने भी सनातनी हैं, वो कैसे एकजुट हो पाएंगे? देखिए, पहले तो ये आपका प्रश्न बहुत सही था कि आज से कुछ वर्ष पूर्व ऐसा विघटन देखा गया था, समाज में विषमताएं देखी जाती थी, समाज जाति वर्गों में बटा हुआ है कि मैं जाटव, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, इस प्रकार से अलग अलग उसमें ऊंच नीच की भावना ये विकसित थी। लेकिन अभी हमारे संगठन के द्वारा पूरे देश के अंदर सामाजिक समरसता, समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए, समाज एक दिशा में आए, समाज बराबर एक दूसरे के जो है छोटा ऊंच नीच के यहाँ, यानी कि साधु संत जो बड़े लोग हैं, वो जो मतलब हमारी जो कहते हैं कि भाई जाटव हैं या वो हैं, उनके वहां जाकर भोजन करें, एक उनको भी सम्मान दें, उनको भी समरसता का भाव दें। और देख लीजिए आप, देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं हमारी राष्ट्रपति जी को देखते हुए, तो वो एक अच्छा संदेश है। तो समाज में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कुंभ में
एक विराट हिंदू समाज खड़ा हुआ, तो ये भी एक शुभ संकेत है। और कहीं ना कहीं हिंदू अब जागृत हो रहा है, हिंदू समझ रहा है कि हमारे धर्म की रक्षा करने वाले कौन लोग हैं, उन लोगों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है हिंदू। अभी पूर्ण रूप से नहीं है, उस पे काम करना है, लेकिन अभी कुछ हद तक चीजें दिखाई दे रही है। सर, हिंदू समाज में व्याप्त जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता कहते हैं, मैंने जितना रिसर्च किया विश्व हिंदू परिषद के बारे में, बजरंग दल के जी। बारे में मैं पढ़ते आया हूँ, बचपन से इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और लेकिन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो विश्व हिंदू परिषद ने प्रयास किया है, उसके दृष्टिकोण को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या विहिप ने समाज में वास्तविक बदलाव लाने में सफलता पाई? लेकिन सर, आज भी दलितों के साथ अत्याचार होता है, ऐसी खबरें हमको सुनाई देती हैं, जैसे कि पेशाब तक करना हमको खबरें सुनाई देती है। तो किस प्रकार से जो अशिक्षित लोग हैं, जिन पर शिक्षा का अभाव होता है, ये इसी के कारण हो पाता है। तो कैसे हम जन जन तक पहुंच पाएंगे, अपनी आवाज को पहुंचा सकेंगे? देखिए वैसा एक चीज तो यह है कि एक दो घटनाओं से हम पूरा आकलन नहीं कर सकते पूरे क्षेत्र का, क्योंकि वो एक दो घटनाएं इंसिडेंट होते हैं। हाँ। जब ओवरऑल जो हमें दिखाई दे रहा है कि अब ऐसी, जो मैंने आपसे बोला अभी कि समताएं, मतलब हिंदू समाज अब इस टाइम पे जात पात से करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई 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 भाई, इस स्लोगन को लेके हम लोग, हमारा कार्यकर्ता जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं समाज में एक परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दलित पे जो अत्याचार वाली बात है, वो इंसिडेंटली क्या होता है कि जब देश के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र है, देश को खंडित करने के लिए, देश की संस्कृति को, देश के परिवारों को, बिल्कुल, कुटुंब को खंडित करने के लिए, रिश्तों को तार तार करने की जो योजना चल रही है, जो चल रही है, प्लानिंग चल रही है, उसी पे एक बहुत चिंता का विषय है। जो देश के अंदर आज जो जिस प्रकार से टीवी सीरियल के माध्यम से एकता कपूर जैसी जो हिंदू है, उसके बावजूद भी उनके जितने भी डायरेक्टर हैं, वो सारे जो है विशेष धर्म के लोग डायरेक्टर हैं उसमें। बिल्कुल। और उनके द्वारा इस पूरे देश के अंदर मुझे तो लगता है कि इंटरनेशनल फंडिंग भी शायद उनको होती होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो देश को टीवी सीरियल के माध्यम से रिश्तों को तार तार करना, भाभी देवर के रिश्तों को गलत दिखाना, ससुर बहू के रिश्ते को गलत दिखाना, पति पत्नी के रिश्ते को गलत दिखाना, ये एक जो गलत चित्र दिखाया जा रहा है, वही चित्र हमारे लोगों के बीच में बन रहा है। वही चित्र से वही समीकरण, क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि पिछले बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई ऐसी फिल्में लॉन्च हुई जिससे कि एक लव जिहाद बढ़ते चला गया। बिल्कुल, ऐसे संदेश, क्योंकि ये इन चीजों को देखकर ही हमारे आदमी सीखता है। जो हम देखेंगे वही हम हमारे जीवन में चित्र बन जाता है, वही हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि हमने जो देख रहे हैं यही सही है। तो ये जो स्वरूप बन रहा है, इस पर एडल्ट जैसे जो बहुत सारी चीजें, अभी फेसबुक को हम खोलते हैं तो बच्चे भी अगर अच्छी चीज हम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो यूट्यूब में बहुत जरूरी नहीं कि नीचे कौन सा फिल्म आ जाए। तो वो चीज पे भी सरकार ने बहुत अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक ये भी षड्यंत्र का पार्ट है कि कैसे देश के अंदर परिवार कुटुंब को तोड़ा जाए, परिवारों को विघटन किया जाए। क्योंकि अगर परिवार टूटेगा तो स्वाभाविक है कि समाज राष्ट्र प्रेमी बनेगा ही नहीं, देश प्रेमी बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ही चीजों में उलझा रहेगा। तो ये भी एक चीज है। तो इस पे भी एक कड़ी कार्रवाई की हम बात करेंगे अभी, क्योंकि ये मुहिम भी चलेगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समाज में हर कुरीतियों पे नजर बनाए हुए है, और कौन सी कुरीति हमारे समाज को, हमारे परिवार को खंडित कर रही है, उसके लिए भी हमारा संगठन कोई ना कोई अभी तैयारी करेंगे। तो उसको हम इसको मुहिम बनाएंगे कि ये चित्र, ये एडल्ट, ये सोशल मीडिया, ये टीवी में इस प्रकार का वो जो वातावरण बन रहा है जिससे हमारा समाज जो है गलत दिशा पे जा रहा है, उस पे रोकथाम हो, इसके लेके हमारा जरूर कोई ना कोई बड़ा अभियान हम लोग चलाएंगे। लेकिन सर, हम सरकार को इस बात पर धन्यवाद करते हैं कि कई सारे अब से जो है अभी सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत जो है काफी अडल्टरी हमें दिखाई देते हैं। इवन जो हम अभिजिक वर्ड यूज करते हैं, जैसे लगा कि कोई आम भाषा हो गई, चाहे इंग्लिश के वर्ड हो चाहे वो हिंदी के वर्ड हो, और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज के अंदर, फिल्मों के अंदर ये धड़ल्ले से बोला जा रहा है। क्या पारिवारिक में हम जब देखते हैं, परिवार के अंदर कोई मूवी देखते हैं, तो इससे बच्चों के मानसिकता पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है? और नंबर दूसरा, जो हमारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, उसमें अश्लीलता जो है बहुत ज्यादा भर भर कर दिखाई दे रही है, यूट्यूब के अंतर्गत भी दिखाई दे रही है। इस पर जो है क्या विचार रखते हैं आप?
इस पे देखिए, ये अब क्या है कि आदमी को अब व्यूज के पीछे आदमी भाग रहा है और वो अपने मूल काम से, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति का इस देश के अंदर हर व्यक्ति का योगदान होता है। तो देश जैसे अगर एक व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं देश की धरोहर होती है। तो वो व्यक्ति जब अपने मूल उद्देश्य से भटक कर, उसका उद्देश्य भटका दिया गया है, हमें कुछ व्यूज का, कुछ आर्थिक लाभ जो दिया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई साहब। 5% 2% लोग व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, उनको उनसे प्रेरित होकर पूरा समाज जो है उन वहां तक नहीं पहुंच रहा है। वो कर 2-3% ही काम लोग रहे हैं, लेकिन उनको पूरा देश आइकॉन बनाया हुआ है और वो जिस तरीके से चल रहे हैं, युवा उसी तरीके से चल रहा है। यानी कि जो हमारे देश में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो हमारे जो बड़े बड़े संस्थानों को चलाने वाले लोग हैं, उस दिशा पे लोग काम कम कर रहे हैं और वो कैमरे के आगे खड़े होकर अश्लीलता भरी जालीदार पहनना, उसको बैक से फोकस करना, एक अलग सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे व्यूज बढ़े, इनकम दिखाई जा रही है, उसको सरकारें भी प्रमोट कर रही हैं। जैसा आपने कहा कि सरकारें भी उनको प्रमोट कर रही हैं, तो उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऐसे जो समाज में एडल्ट लोग जो काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से गलत वीडियोस बना रहे हैं, हमारा मानना यह है कि हम सजेस्ट करेंगे कि सरकार इसमें सामाजिक संगठन हर प्रदेश में रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका लिस्ट सरकारों के पास होता है। जिले वाइज डीएम एसडीएम को नियुक्त करते हुए अपने अपने क्षेत्र में एसडीएम लेवल पे ये एक समिति बनाई जाए, एक सोशल मीडिया कंट्रोल टीम ऐसी बनाई जाए जिसमें समाज में, संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सक्रिय हैं, उन लोगों को एकत्र कर कर इस विषय की जानकारी देकर जो क्षेत्र में इस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं, पूरे देश के अंदर हमने ये मुहिम चलानी पड़ेगी। क्योंकि हम ऐसे नहीं रोक पाएंगे, हम इंटरनेट को नहीं रोक सकते, हम आदमी की आजादी को नहीं रोक सकते, लेकिन हम एक व्यापक रूप में सामाजिक संगठन के जो लोग, सामाजिक संगठन बनाए हुए जो लोग हैं, उन लोगों को हम इस मुहिम में जोड़ सकते हैं और उन लोगों को टीम बनाकर उस क्षेत्र में जो इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, उनके घर पर जाकर उनका मनोवैज्ञानिक उपचार करा जा सकता है। बिल्कुल, हाँ। उनसे काउंसलिंग की जा सकती है, उनसे बात की जा सकती है, उनसे ये कहा जा सकता है कि आपके इस कंटेंट से समाज दूषित हो रहा है। बिल्कुल, उनको 1 to 1 टच करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर वो इस वार्निंग के बाद भी अगर वो नहीं मानते, ये बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। बिल्कुल। अगर इस मुहिम को चलाया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिस्टिंग पूरी संगठन के पास है, पूरे जिले वाइज टीमें होती हैं, सब प्रशासन की नजरों में हर चीज होती है कि कौन सही है कौन गलत है। इसको चिन्हित करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान काम है। बस हमें उसके पास पहुंचना है। एक ऑफिशियली, एक कानून के माध्यम से भी जा सकते हैं। अगर कानून के हाथ बंधे हैं कानून में, तो वो सामाजिक संगठनों की टीमें बनाकर वो उन लोगों को चिन्हित कर कर उनके पास जाके भेजा जा सकता है, जिससे इस पे रोकथाम की जा सकती है। अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो एक ऐसी सुसंगत धाराएं बनानी चाहिए। सोशल मीडिया एक्ट जो है, जो कम प्रभावी है, उसको प्रभावी बनाकर 10 साल से ऊपर सजा कर तब 1-2 लोग जब जेल जाएंगे इसमें, तब जाके समाज कंट्रोल में आएगा। तब समाज जो है वो बिकनी में फोटो बनाना, वो एकदम अश्लीलता फोटो बनाना, ये बहुत चलन चल रहा है, स्क्रॉल चल रहा है। और आदमी अपना समय, क्योंकि देखिए जैसे मैकाले ने बोला कि देश की शिक्षा पे चोट करी जाए तब देश सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो शिक्षा तो थोड़ा स्टेब्लिश हो गई है, अभी सरकारों ने कंट्रोल कर ली है। तो अब वो युवाओं का टाइम, जिस टाइम पे हमारा युवा प्रदेश देश है और हमारा युवा आज स्क्रॉल में लगा हुआ है, वो ऐसे ऐसे रीलों को ऊपर, उसको एक उसकी स्थिरता खत्म हो गई है। वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो अपने उद्देश्य से भटक कर वो गलत ट्रैक पे जाकर अपने समय का नष्ट कर रहा है। अगर एक आदमी का 24 घंटे में 8 घंटा वर्किंग टाइम होता है, अगर वो वर्किंग टाइम पे वो इस काम में लगा है, तो ये कहीं ना कहीं देश का भी नुकसान होता है। ये सिर्फ व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है।